हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अपन समीता अध्ययन थर्ड जो है, ठीक है, वो यहाँ पे अपन देख रहे थे। और इसका जो चिकित्सा स्थान है उसका थर्ड अध्याय चिकित्सा स्थान का, ठीक है, ज्वर चिकित्सा, इसका पार्ट हमने फर्स्ट देख लिया है। आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत लास्ट में हमने देखा था ज्वर के विभिन्न प्रकार, उसी को ही कंटिन्यूएशन करते हैं। तो ज्वर के अन्य भेद कौन से हैं? तो अन्य भेद से ज्वर हैं वो 6 प्रकार के हैं, जैसे कि शोकजन्य ज्वर, भयजन्य ज्वर, क्रोधजन्य ज्वर, भूतावेशजन्य ज्वर, विष ज्वर, विषजन्य ज्वर, कामजन्य ज्वर। ठीक है, तो ये अन्य भेद है। शोकजन्य, भयजन्य, क्रोधजन्य, भूतावेशजन्य, विषजन्य, कामजन्य। ठीक है, इन सभी भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, जैसे कि ये अपन अब एक एक जो भेद हैं उनके डिटेलिंग देख लेते हैं। जैसे द्विविध भेद में हमने देखा था शारीरिक ज्वर और मानसिक ज्वर। तो शारीरिक ज्वर में बताया गया जो ज्वर वात पित्त कफ के प्रकोप से शरीर में उत्पन्न होता है उसे शारीरिक ज्वर कहते हैं। तो जो ज्वर शरीर में वात पित्त कफ के प्रकोप से उत्पन्न होते हैं उसे शारीरिक ज्वर कहते हैं। इसका लक्षण क्या है? तो इंद्रियाणाम च वैकृत्यम। तो लक्षण क्या है? इंद्रियाणाम च वैकृत्यम, यानी कि इंद्रियों को विकृत हो जाना, अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों को ग्रहण न करना, ये क्या है? आपका शारीरिक ज्वर का लक्षण है। तो इंद्रियाणाम च वैकृत्यम, यानी कि इंद्रियों का वैकृत हो जाना, अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों को ग्रहण न करना, ये शारीरिक ज्वर का लक्षण है। मानसिक ज्वर क्या होते हैं? तो मानसिक ज्वर, जो ज्वर मानसिक दोष जैसे कि रज और तम के प्रकोप से मन में उत्पन्न होते हैं उसे मानसिक ज्वर कहते हैं। तो जो ज्वर मानसिक दोष जैसे रज तम के प्रकोप से उत्पन्न होते हैं उसे मानसिक ज्वर कहते हैं। इसका लक्षण है वैचित्यम अर्तिग्लानि। ठीक है, वैचित्यम अर्तिग्लानि यानी कि मन का न लगना, बेचैनी होना, और ग्लानि यानी कि हर्ष का क्षय होना, ये क्या है? मानसिक ज्वर का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है सौम्य व आग्नेय ज्वर। सौम्य ज्वर किसको बोलते हैं? तो सौम्य ज्वर जिस ज्वर में वात पित्त कफ के दोष की प्रधानता होती है उसे सौम्य ज्वर कहते हैं। जबकि आग्नेय ज्वर किसको बोलते हैं? तो जिस ज्वर में वात पित्त की प्रधानता होती है उसे आग्नेय ज्वर कहते हैं। तो सौम्य ज्वर जिसमें वात कफ की प्रधानता होती है उसे सौम्य ज्वर, और जिसमें वात पित्त की प्रधानता होती है उसे आग्नेय ज्वर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अंतर्वेग ज्वर। तो अंतर्वेग ज्वर यानी कि शरीर के भीतर अवयवों में जिस ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अंतर्वेग ज्वर कहते हैं। तो शरीर के भीतरी अवयवों में जिस ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अंतर्वेग ज्वर कहते हैं। इसका लक्षण है जैसे कि शरीर के भीतरी अवयवों में दह का होना, ठीक है, संधि व हड्डियों में शूल का होना, तो संधि व हड्डियों में शूल होना, तृष्णा होना, पोलिडेस्पीजिया, चक्कर आना, ये सभी के हैं अंतर्वेग ज्वर का लक्षण है। तो शरीर के भीतर अवयवों में दह, संधि व हड्डियों का शूल होना, तृष्णा होना व चक्कर आना, यह अंतर्वेग ज्वर का लक्षण है। बहिर्वेग ज्वर का लक्षण क्या है? तो बहिर्वेग ज्वर का लक्षण है कि शरीर के बाहरी अवयवों में जिस ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे बहिर्वेग ज्वर कहते हैं। तो शरीर के बाहरी अवयवों में जिस ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे बहिर्वेग ज्वर कहते हैं। यह शरीर के बाह्य भाग में ताप की अधिकता होती है, ठीक है। हाइपरपैरेक्सिया आपको देखने को मिलेगा। तृष्णा की कमी होती है, ठीक है, तृष्णा में मतलब तृष्णा में कमी आएगा। लक्षणों में मृदुता होगी, ठीक है, तो माइल्ड सिम्टम देखने को मिलेगा। और ये जो ज्वर होता है वो सुख साध्य होता है। तो ये क्या है? बहिर्वेग ज्वर का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या आपके बताए गए हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक और वैकृतिक। तो प्राकृतिक ज्वर किसको बोलेंगे? तो जो ज्वर जैसे वसंत शरद ऋतु में आता है उसे प्राकृतिक ज्वर कहते हैं। इसके कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं और ये चिकित्सा में सुख साध्य होता है। तो जो ज्वर वसंत और शरद ऋतु में होता है उस ज्वर को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक ज्वर कहते हैं, और इसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता, ये चिकित्सा में सुख साध्य होते हैं। वैकृत ज्वर क्या होते हैं? तो वैकृत ज्वर यानी कि जो ज्वर वसंत तथा शरद ऋतु को छोड़ करके अन्य ऋतु में उत्पन्न हो तो उसे वैकृत ज्वर कहते हैं। तो जो ज्वर वसंत तथा शरद ऋतु को छोड़ करके अन्य ऋतुओं में उत्पन्न हो तो उसे वैकृत ज्वर कहते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में आने वाला ज्वर, यह जो ज्वर होता है वो चिकित्सा में कृच्छ साध्य होता है। तो वर्षा ऋतु में आने वाला ज्वर, यह जो ज्वर होता है वो चिकित्सा में कृच्छ साध्य होता है। साध्य ज्वर किसको बोलते हैं? तो जो ज्वर अल्प दोषों वाला हो तथा चिकित्सा जिसकी चिकित्सा आसानी से की जा सके उसे साध्य ज्वर कहते हैं। तो जो ज्वर अल्प दोषों वाला हो तथा जिसकी चिकित्सा आसानी से की जा सके उसे साध्य ज्वर कहते हैं। लक्षण क्या है? तो दोष अल्प होंगे, रोगी बलवान होगा, इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई होगी और कोई उपद्रव नहीं होगा।
ये क्या है, साध्य ज्वर के लक्षण है। तो जो दोष अल्प होंगे, रोगी बलवान होगा, इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं होगी और कोई उपद्रव नहीं होगा, ये क्या है, साध्य ज्वर के लक्षण है। असाध्य ज्वर किसको बोलते हैं, तो असाध्य ज्वर यानी कि जो ज्वर अधिक दोषों वाला होता है तथा जिसकी चिकित्सा न की जाए उसे असाध्य ज्वर कहते हैं। तो जो ज्वर अधिक दोषों वाला हो तथा जिसकी चिकित्सा न की जाए उसे असाध्य ज्वर कहते हैं। इसके लक्षण हैं जैसे दोष अधिक होंगे, रोगी क्षीण हो जाता है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है, वो उपद्रव से युक्त होता है। ये क्या है, असाध्य ज्वर का लक्षण है। फिर कालभेद से ज्वर के वर्णन किया गया है, ठीक है, विषम ज्वर का। तो कालभेद से कौन से हैं, पहले तो टाइप याद रखना, संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक, ये कालभेद से ज्वर है। संतत ज्वर में क्या होता है, रस धातु आश्रय होता है। तो संतत ज्वर में क्या होता है, रस धातु आश्रय होता है। काल क्या होता है, तो लगातार आने वाला होता है। अगर वातज है तो 7 दिन तक आएगा, पित्तज है तो 10 दिन तक और कफज है तो 12 दिन तक। तो वातज में 7 दिन, पित्तज में 10 दिन और कफज में 12 दिन होता है। अब जो संतत ज्वर है उसमें चिकित्सा में क्या कराते हैं, प्रमुख रूप से वमन व उपवास कराते हैं। तो संतत जो ज्वर है उसमें वमन और उपवास कराते हैं। फिर है सतत ज्वर। तो सतत ज्वर में धातु आश्रय कौन सा होता है, तो रक्त होता है। तो सतत ज्वर में धातु आश्रय रक्त होता है। काल बताए गए कि ज्वर जो है वो दिन रात में आता है, एक अहोरात्र अर्थात 24 घंटे में 2 बार आते हैं। एक अहोरात्र यानी कि 24 घंटे में 2 बार आते हैं। चिकित्सा में बताया गया है कि प्रदेह तथा शमन, संशमन चिकित्सा करेंगे। तो प्रदेह व संशमन चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट है अन्य दूषक ज्वर। तो अन्य दूषक जो ज्वर होते हैं वो मांस धातु आश्रित होते हैं। तो अन्य दूषक ज्वर क्या होता है, मांस धातु आश्रित होते हैं। काल में बताया गया कि 24 घंटे में एक बार आते हैं। तो इसका काल क्या है, 24 घंटे में एक आते हैं, एक बार आते हैं। चिकित्सा में विरेचन व उपवास करेंगे। तो चिकित्सा में क्या कराते हैं, विरेचन व उपवास कराते हैं। नेक्स्ट है तृतीयक ज्वर। तो तृतीयक जो ज्वर होते हैं वो मेद आश्रित होता है। तो तृतीयक ज्वर क्या होता है, मेद आश्रित होते हैं। काल क्या बताया गया, तो 3 दिन तक आना अर्थात एक दिन छोड़ करके आते हैं। तो तृतीयक जो ज्वर होते हैं वो मेद आश्रित होते हैं, ठीक है। और काल क्या बताया गया, 3 दिन तक आना अर्थात एक दिन छोड़ करके आते हैं। इसमें चिकित्सा में अपन उपवास कराते हैं। तो चिकित्सा में क्या करेंगे, उपवास करेंगे। नेक्स्ट है चतुर्थक ज्वर। तो चतुर्थक जो ज्वर होते हैं वो अस्थि व मज्जा आश्रित होता है। तो चतुर्थक जो ज्वर होते हैं वो अस्थि व मज्जा आश्रित होते हैं। चौथे दिन आना अर्थात 2 दिन छोड़ करके आता है। तो चौथे दिन आना अर्थात 2 दिन छोड़ करके आते हैं। चिकित्सा में निरूह तथा अनुवासन कराते हैं चिकित्सा। तो निरूह व अनुवासन चिकित्सा कराते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, आचार्य चरक ने संतत ज्वर के 12 आश्रय बताए हैं। कौन से हैं, तो 7 धातु हो गए, रस से रक्त तक, 3 दूष्य, वात पित्त कफ, इसके अलावा 2 और एक्स्ट्रा कौन है, मूत्र और पुरुष। तो ये जो है 12 आश्रय बताए हैं संतत ज्वर के चरक ने, ठीक है, मूत्र और पुरुष, ये चीज भी ध्यान रखना। चरक ने तृतीयक ज्वर के 3 भेद बताए हैं। तो तृतीयक ज्वर के 3 भेद बताए हैं, सिरोग्राही जो वात पित्त प्रधान होते हैं, पहला क्या है, सिरोग्राही जो वात पित्त प्रधान होते हैं। त्रिकग्राही जो पित्त कफ प्रधान होता है, तो त्रिकग्राही जो पित्त कफ प्रधान होता है। पृष्ठग्राही जो कफ वात प्रधान होता है, तो पृष्ठग्राही जो कफ वात प्रधान होता है। तो ये तृतीयक ज्वर के 3 भेद बताए हैं। फिर आश्रय यानी कि धातुगत भेद से जो ज्वर है उसका वर्णन किया गया है। तो आश्रय यानी कि धातुगत भेद से ज्वर का वर्णन किया गया है कि रस रक्त आदि सप्त धातुएं दोषों के प्रकोप विकृत अवस्था में आ जाती हैं, जो शरीर में ज्वर की उत्पत्ति करते हैं, जिससे निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। तो रस रक्त आदि जो सप्त धातुएं हैं वो दोष के प्रकोप विकृत अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है, जो शरीर में ज्वर की उत्पत्ति करते हैं, जिसके निम्न लक्षण है। जैसे कि रस धातुगत जो ज्वर है उसका लक्षण क्या है, तो रस धातुगत ज्वर का लक्षण है कि शरीर के बाह्य भाग में अधिक ताप होता है। तो शरीर के बाह्य भाग में अधिक ताप होता है, शरीर में भारीपन होता है, अंगमर्द यानी कि बॉडी एक होगा, जृंभा तथा जीर्ण होगा, यह रस धातुगत ज्वर का लक्षण है। तो शरीर के बाह्य भाग में अधिक ताप होगा, शरीर में भारीपन, अंगमर्द यानी कि बॉडी एक व जृंभा व जीर्ण, यह रस धातुगत ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में क्या करते हैं, तो चिकित्सा में अपन वमन तथा उपवास चिकित्सा कराते हैं। तो वमन व उपवास चिकित्सा करेंगे। रक्त धातुगत ज्वर का लक्षण क्या है, तो रक्त धातुगत ज्वर का लक्षण है कि दाह होता है, बेचैनी आता है, तृष्णा होता है, त्वचा का जो रक्त वर्ण का हो जाना। तो दह, बेचैनी, तृष्णा, त्वचा का रक्त वर्ण का हो जाना, ये रक्त धातुगत ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में प्रदेह संशमन औषधि का प्रयोग करेंगे। तो चिकित्सा में प्रदेह व संशमन औषधि का प्रयोग करेंगे, ये रक्त धातुगत ज्वर के लक्षण है। फिर मांस धातुगत ज्वर का लक्षण क्या है, तो मांस धातुगत ज्वर का लक्षण है इस शरीर के अंतः भाग में जलन होगा। तो शरीर के अंतः भाग में जलन होगा,
हाथ पैर को इधर उधर पटकने लगता है, तृष्णा होती है, और त्वचा में दुर्गंधता का आना, ये मास धातु का ज्वर का लक्षण है। तो शरीर के अंतभाग में जलन होना, हाथ पैर को इधर उधर पटकना, तृष्णा और त्वचा में दुर्गंध का आना, ये मास धातु का ज्वर का लक्षण है। इसका चिकित्सा क्या है? तो विरेचन व उपवास कराते हैं। नेक्स्ट है मेद धातु का ज्वर। तो मेद धातु का जो ज्वर है उसका लक्षण क्या है? तो मेद धातु का ज्वर का लक्षण है कि पसीने का अधिक आना, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, तो पसीने का अधिक आना, वमन का बार बार आना, वोमिटिंग आएगा बार बार, तृष्णा की उत्पत्ति होना, अपने ही शरीर की गंध को सहन नहीं कर पाते हैं। तो मेद धातु का जो ज्वर है उसके लक्षण ये है कि जो व्यक्ति है वो अपने ही शरीर की गंध को सहन नहीं कर पाएगा। ये मेद धातु का ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में विरेचन व उपवास कराते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अस्थि धातुगत ज्वर। तो अस्थि धातुगत ज्वर का लक्षण क्या है? तो अस्थि धातुगत ज्वर का लक्षण है कि अस्थियों में वेदना होगी, जो अस्थियां हैं उसमें वेदना होगा, हाथ पैर को इधर उधर पटकने लगेगा, तो हाथ पैर को इधर उधर पटकेगा, अतिसार मतलब डायरिया होगा और वमन होगा, यह अस्थि धातुगत ज्वर का लक्षण है। तो अस्थियों में वेदना, हाथ पैर को इधर उधर पटकना, अतिसार मतलब डायरिया व वमन होना, यह अस्थि धातुगत ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में वो निरूह तथा वासन वस्ती का प्रयोग करते हैं, तो अस्थि धातुगत ज्वर के लिए याद रखना। नेक्स्ट है मज्जा धातुगत ज्वर। तो मज्जा धातु का ज्वर का लक्षण है कि हिक्का, श्वास, कास तथा तम यानी कि आंखों के सामने अंधकार का आना, यह मज्जा धातु का ज्वर का लक्षण है। तो हिक्का, श्वास, कास, तम, आंखों के सामने अंधकार का आना, यह मज्जा धातु का ज्वर का लक्षण है। इसमें चिकित्सा में निरूह तथा अनुवासन वस्ती का प्रयोग करते हैं। फिर है शुक्र धातु का ज्वर। तो शुक्र धातु का ज्वर का लक्षण है कि शुक्र का अत्यधिक मात्रा में निकलना अर्थात मृत्यु हो जाना, सॉरी अर्थात मृत्यु का होना, ये शुक्र धातु का ज्वर का लक्षण है। ये असाध्य होता है, इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है, तो ये लास्ट वाली जो है वो असाध्य है, ये चीज़ याद रखना है, तथा इसमें मृत्यु बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कारण भेद से ज्वर का वर्णन। तो कारण भेद से ज्वर का वर्णन बताया गया है, ठीक है, मतलब जो हमने ज्वर निदान है उसके अंतर्गत देखा था अभी, ठीक है। निज ज्वर पहला है, कारण भेद में निज ज्वर। तो निज ज्वर जो है वो हमने ऊपर में देखा था इसके फर्स्ट सेशन में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के निज ज्वर कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आगंतुक ज्वर के विषय में बात करेंगे। तो आगंतुक ज्वर 4 है, अभिघातज, अभिचारज, अभिसापज और अभिसंगज। तो आगंतुक जो ज्वर है 4 है, अभिघातज, अभिसापज, सॉरी अभिचारज, अभिसापज और अभिसंगज। अभिघातज ज्वर जो होते हैं वो बहिराघात यानी कि शस्त्र, पत्थर, ढेला पत्थर आदि कारणों के चोट लगने से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिघातज ज्वर कहते हैं। तो बाहरी आघात यानी कि शस्त्र, पत्थर, ढेला, ठीक है, आदि के कारणों के वजह से चोट लगने से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिघातज ज्वर कहते हैं। इसमें चिकित्सा में घृतपान, क्षीरपान, मांस रस, धूमपान, मदिरापान ये सभी कराते हैं। तो चिकित्सा में घृतपान, क्षीरपान, मांस रस, धूमपान व मदिरापान कराते हैं। नेक्स्ट है अभिचारज ज्वर। तो अभिचारज ज्वर में बताया गया है कि तांत्रिक प्रयोगों से, मंत्र के साथ तथा टोटका आदि कारणों से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिचारज ज्वर कहते हैं। तो तांत्रिक प्रयोग से, मंत्रों के साथ तथा टोटका आदि कारणों से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिचारज ज्वर कहते हैं। चिकित्सा में दैवोपाश्रय चिकित्सा या दैवोपाश्रय कर्म कराते हैं। नेक्स्ट है अभिशापज ज्वर। तो अभिशापज ज्वर में बोला गया है कि गुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुष आदि के श्राप से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिशापज ज्वर कहते हैं। तो गुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुष आदि के श्राप से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिशापज ज्वर कहते हैं, और इसमें चिकित्सा में दैवोपाश्रय कर्म कराते हैं। नेक्स्ट है अभिसंगत ज्वर। तो अभिसंगत ज्वर में बताया गया है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि मनोविकारों से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिसंगत ज्वर कहते हैं। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि मनोविकारों से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिसंगत ज्वर कहते हैं। चिकित्सा में युक्ति उपाश्रय कर्म कराते हैं। नेक्स्ट है अवस्था भेद से ज्वर का वर्णन। तो अवस्था भेद से ज्वर का वर्णन है, पहला है आम ज्वर का लक्षण। तो आम ज्वर का लक्षण बताया गया है, इसका क्या है लक्षण? तो भोजन में अरुचि का होना, भोजन का न पचना, पेट में भारीपन होना, भूख न लगना, यह आम ज्वर का लक्षण है। तो भोजन में अरुचि, भोजन का न पचना, पेट में भारीपन, भूख का न लगना, यह आम ज्वर का लक्षण है। पच्यमान ज्वर का लक्षण क्या है? तो पच्यमान ज्वर का लक्षण है कि ज्वर का वेग अधिक होता है, तृष्णा प्रलाप की उत्पत्ति होती है, चक्कर आना, यह पच्यमान ज्वर का लक्षण है। तो ज्वर का वेग का अधिक होना, तृष्णा प्रलाप, चक्कर का आना, ये पच्यमान ज्वर का लक्षण है। नेक्स्ट है निराम ज्वर। तो निराम ज्वर का लक्षण क्या है? तो ज्वर का वेग हल्का होना, भूख का लगना, अंगों में हल्कापन होना, मलमूत्र का त्याग करना, ये निराम ज्वर का लक्षण है। तो ज्वर का वेग का हल्का होना, भूख का लगना, अंगों में हल्कापन,
मलमूत्र का त्याग करना, ये निराम ज्वर का लक्षण है। फिर अन्य भेद से जो ज्वर है वो कौन से हैं? तो कामज, शोकज, भयज, क्रोधज। तो कामज ज्वर किसको बोलेंगे? तो कामज ज्वर यानी कि व्यक्ति के अत्यधिक काम करने से, यानी कि कामजन्य जो ज्वर है उसकी उत्पत्ति होती है, जिससे श्वास की वृद्धि हो जाती है। तो व्यक्ति के अत्यधिक काम करने से कामजन्य ज्वर की उत्पत्ति होती है, जिससे श्वास की वृद्धि हो जाती है। शोकज ज्वर किसको बोलते हैं? तो शोक ज्वर में नेत्र की अधिक आंसू निकलते हैं। तो शोकज ज्वर में क्या है? नेत्र से अधिक आंसू निकलते हैं। भय ज्वर किसको बोलेंगे? तो भय से उत्पन्न ज्वर में व्यक्ति को डर सा लगता है। तो भय ज्वर किसको बोलेंगे? तो भय से उत्पन्न जो ज्वर है उसमें व्यक्ति को डर सा लगता है। क्रोधज ज्वर किसको बोलेंगे? तो क्रोध से उत्पन्न ज्वर में नेत्र और चेहरे पर लालिमा आ जाती है, तो उसे क्रोधज ज्वर बोलेंगे। भूतावेश ज्वर किसको बोलेंगे? तो भूत से उत्पन्न ज्वर में व्यक्ति उल्टे सीधे कार्य करने लगता है, तो उसे भूतावेश ज्वर कहते हैं। तो भूत से उत्पन्न ज्वर में व्यक्ति उल्टे सीधे कार्य करने लगते हैं, तो उसे भूतावेश कहते हैं। विषम ज्वर, विष ज्वर, तो विष सेवन से उत्पन्न ज्वर में मूर्छा, मोह, मद, दह आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इसे विष ज्वर कहते हैं। फिर ज्वर के 10 उपद्रव हैं। तो ज्वर के क्या है? 10 उपद्रव है। हिक्का, श्वास, कास, मूर्छा, वमन, अतिसार, तृष्णा, अरुचि, अंगों में पीड़ा और मल विबंध। ठीक है, ये क्या है? 10 आपके उपद्रव है। तो हिक्का, श्वास, कास, मूर्छा, वमन, अतिसार, तृष्णा, अरुचि, अंगों में पीड़ा, मल विबंध, ये क्या है? ज्वर के 10 उपद्रव हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सन्निपातिक ज्वर और पुनरावर्तक ज्वर, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्या है? तो सन्निपातिक ज्वर के विषय में बताया गया। सन्निपातिक ज्वर 13 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 12 जो है विषम सन्निपातिक और एक सम सन्निपातिक ज्वर होते हैं। 12 विषम सन्निपातिक जो ज्वर है उसके विषय में बताया गया है कि अधिक बढ़े हुए 2 व दोषहीन 1 व एक, मतलब बढ़ा हुआ जो दोष है वो 2 रहेगा, ठीक है, हीन दोष 1 रहेगा, और दोष जो है इस प्रकार से टोटल कितने हो जाएंगे? 3 रहेंगे। इसी प्रकार बढ़ा हुआ 1 दोष, ठीक है, हीन दोष 2, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हो जाएंगे, और अधिक बढ़ा हुआ 1, हीन दोष 1 और मध्यम दोष 1, तो इस प्रकार से 6। तो ये आपका वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ मध्यम, वात प्रधान, कफ प्रधान, पित्तहीन, पित्त प्रधान, कफ प्रधान, वातहीन, वात प्रधान, कफहीन, पित्तहीन, पित्त प्रधान, कफहीन, वातहीन, कफ प्रधान, वातहीन, पित्तहीन, कफ प्रधान, पित्त मध्यम, वातहीन। इसी प्रकार पित्त प्रधान, कफ मध्यम, वातहीन, वात प्रधान, कफ मध्यम, पित्तहीन, कफ प्रधान, वात मध्यम, पित्तहीन, वात प्रधान, पित्त मध्यम, कफहीन, पित्त प्रधान, वात मध्यम, कफहीन। ये जो होते हैं ये अत्यंत कष्टदायक होते हैं। फिर सन्निपातिक जो ज्वर है इसमें तीनों दोष अधिक बढ़े हुए हों तो समसन्निपातिक ज्वर कहलाते हैं, जैसे कि वात प्रधान, पित्त प्रधान व कफ प्रधान। इसका लक्षण क्या है? तो प्रतत कंठ कुंजन, अर्थात कंठ में निरंतर कबूतर के समान शब्द सुनाई देगी। तो ये क्या किसका लक्षण है? सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है, ठीक है, समसन्निपातिक ज्वर का लक्षण है, सॉरी। इसके अलावा स्वेद मूत्र पुरुष चिरात दर्शनम, अर्थात स्वेद मूत्र और मल बहुत दिनों तक क्या है? बहुत दिनों बाद में आएगा, ठीक है। तो स्वेद मूत्र मल ये बहुत दिनों बाद आएगा। कानों में वेदना का होना, अस्थि व संधि व शीर में शूल का होना, तो अस्थि, संधि व शीर में वेदना का होना, दह, मूर्छा, प्रलाप का होना, अरुचि व भ्रम का होना, ये सभी लक्षण हैं। सन्निपातिक ज्वर के उपद्रव बताए गए हैं। तो सन्निपातिक ज्वर के उपद्रव क्या है? तो कर्ण में के मूल में शोथ होना सन्निपातिक उपद्रव है। तो कर्ण के मूल में शोथ होना सन्निपातिक उपद्रव है। ऐसी स्थिति में कोई रोगी बचता नहीं है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। सन्निपातिक ज्वर की साध्यता सत्यता बताया गया है कि अल्प लक्षणों से युक्त जो होते हैं सन्निपातिक ज्वर वो कृच्छ साध्य होते हैं, अधिक लक्षणों से जो युक्त होते हैं वो असाध्य होते हैं। फिर सन्निपातिक ज्वर की चिकित्सा बताया गया है कि कब स्थान अनुपूर्व व सन्निपात ज्वर जायत। तो कब स्थान अनुपूर्व व सन्निपात ज्वर जायत, यानी कि एक दोष जो अभी बढ़ा नहीं है उसे बढ़ाकर और बढ़े हुए किसी एक दोष को घटाकर अथवा कफ के स्थान अमाशय की सर्वप्रथम चिकित्सा करने से सन्निपातिक ज्वर सही हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है, ठीक है। तो एक दोष जो अभी बढ़ा नहीं है उसे बढ़ाकर
और बढ़े हुए किसी एक दोष को घटाकर कफ के स्थानामाशय की सर्वप्रथम चिकित्सा करने से सन्निपातिक ज्वर जो है वो ठीक हो जाता है। फिर कर्णमूल शोथ की चिकित्सा बताया गया कि कर्णमूल शोथ की चिकित्सा में रक्तमोक्षण, घृतपान, पित्त व कफनाशक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है पुनरावर्तक ज्वर। तो पुनरावर्तक किसको बोलते हैं? ज्वर के छूट जाने पर जब तक शरीर में पूर्ण रूप से बल नहीं आ पाता है, उसे उसके पूर्व ही यदि रोगी द्वारा अपथ्य का सेवन किया जाए तो रोगी पुनः ज्वर को उत्पत्ति हो जाती है, तो उसे पुनरावर्तक ज्वर बोलेंगे। यानी कि ज्वर छूट गए हैं, अब क्या है, व्यक्ति फिर से अपथ्य का पान कर रहा है जिसकी वजह से उसको वापस से ज्वर हो जाता है, तो इसे पुनरावर्तक ज्वर बोलेंगे। इसके लक्षण हैं जैसे मंदाग्नि होना, अरुचि का होना, दीनता का होना, ग्लानि का होना, पांडुता का होना यानी कि एनीमिया होना, ये सभी पुनरावर्तक ज्वर के लक्षण हैं। पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा क्या है? तो पुनरावर्तक ज्वर में अपन क्या करते हैं, मृदु संशोधन करेंगे, यूष का प्रयोग करेंगे, मांस रस का प्रयोग करेंगे, यापन वस्ती का प्रयोग करेंगे। ये पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा है। पुनरावर्तक ज्वर नाशक वात है तो गुड़ुची, कटुकी, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, चिरायता। ठीक है, तो गुड़ुची, कटुकी, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, चिरायता ये पुनरावर्तक ज्वर नाशक वात है। फिर ज्वर की चिकित्सा के विषय में बताया गया। सामान्य चिकित्सा क्या है? तो सामान्य चिकित्सा में निदान परिवर्जन करना है। ज्वर में सर्वप्रथम लंघन यानी कि उपवास कराते हैं। इसके अलावा यवागु व तिक्त रस का प्रयोग करते हैं, तो यवागु एवं तिक्त रस का प्रयोग करते हैं। पाचन एवं संसमन औषधि का प्रयोग करते हैं, तो पाचन एवं संसमन औषधि का प्रयोग करते हैं। निरुह व अनुवासन वस्ती का प्रयोग करते हैं, तो निरुह व अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। वमन विरेचन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे, सड़ंग पानी का प्रयोग करेंगे, घृत व दूध का पान कराएंगे, प्रलेप, प्रदेह व अवगाह का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आदर्श चिकित्सा बताया गया है कि सुदर्शन चूर्ण 2 ग्राम, ठीक है, बीड़ी उष्ण जल के साथ में, संजीवनी वटी, आरोग्य वर्धनी वटी और गिलोय वटी, इनकी 2 गोलियां अपने को देना है। बीड़ी अमृतारिष्ट 5 से 10 ml देना है। ठीक है, त्रिभुवन कीर्ति रस, कस्तूरी भरो रस 125 mg देना है। ठीक है, बीड़ी और च्यवनप्राश 1 चम्मच देना है। चिकित्सा सूत्र देख लेते हैं। तो चिकित्सा सूत्र में बताया गया वर्धनय एक दोषस्य क्षपणेव चितस्य व कफ स्थान अनुपूर्य व सन्निपात ज्वर जायत, यानी कि दोषों को बढ़ाकर और बढ़े हुए दोषों को घटाकर सर्वप्रथम कफ, फिर पित्त और अंत में वात की चिकित्सा करना चाहिए। ये चिकित्सा सूत्र याद रखना कि वर्धनय एक दोषस्य क्षपणय व चितस्य व कफ स्थान अनुपूर्वे व सन्निपात ज्वर जायत, यानी कि बढ़े हुए दोष जो दो दोषों को बढ़ाकर और बढ़े हुए दोष को घटाकर, ठीक है, जो बढ़ा हुआ दोष है उसको क्या है घटाकर, और जो कम है उसको बढ़ाकर सर्वप्रथम कफ की, फिर पित्त की और अंत में वात की चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, थैंक यू।